एक बार अकबर अपने बेटे के साथ तफरीह के लिए निकले। राजधानी से बाहर जाने का कार्यक्रम उन्होंने बहुत दिनों के बाद बनाया था। उन्होंने बीरबल को इस यात्रा में अपने साथ ले लिया था। उनकी मंशा थी कि बीरबल जैसा व्यक्ति साथ रहेगा तो बाप बेटे दोनों का जी बहलता रहेगा। घोड़े पर सवार होकर वे लोग जा रहे थे। रास्ते में एक जंगल आया। घोड़े थक गए थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, सिर पर सूरज है और घोड़े थक गए हैं। हम लोग इस जंगल में कहीं अच्छी जगह देखकर विश्राम कर लें। घोड़ों को भी थोड़ा आराम कर लेने दें। इस बीच घोड़े थोड़ा चर भी लेंगे। हम लोग भी साथ लाए भोजन से पेट भर लेंगे, फिर आगे की यात्रा करेंगे। बीरबल ने असमंजस भरी निगाह से अकबर को देखा। उसकी आंखों में इनकार के भाव भी थे। अकबर ने बीरबल के मनोभावों को पढ़ते हुए कहा, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? नहीं जहांपनाह, बात गलत या सही की नहीं है। बात समय को समझने की है। यह ठीक है कि घोड़े थक गए हैं और सिर पर सूरज की झुलसाती किरणें पड़ रही हैं, लेकिन यह भी तो देखिए कि हम घने जंगल में हैं। दिन रहते यदि हम जंगल पार कर जाएं, यह अधिक उचित होगा। यदि हम सूरज ढलने का इंतजार करेंगे तो निश्चित रूप से जंगल में ही रात हो जाएगी। यदि रात हो गई तो जंगल में कहीं भी हमें हिंस्र जीवों का सामना करना पड़ जाएगा और यह किसी भी तरह से ठीक नहीं होगा। शहजादे साथ हैं, हमें इस बात का भी ख्याल रखना है। अकबर को बीरबल की बात उचित लगी और वे लोग यात्रा जारी रखते हुए शाम तक जंगल के बाहर हो गए और एक पहर रात बीतने तक एक नगर में प्रवेश कर गए। नगर में एक धनिक की सराय में तीनों टिक गए। घोड़ों को सराय के अस्तबल में बांध दिया। दूसरे दिन अकबर, बीरबल और शहजादा तीनों पैदल ही नगर भ्रमण के लिए निकले। ऐसा इन लोगों ने घोड़ों को पूर्ण विश्राम देने की नीयत से किया। रास्ते में अकबर को एक बाजार में कुछ चीजें पसंद आईं। अकबर ने उन्हें खरीद ली। इसके बाद शहजादे को भी कुछ चीजें पसंद आईं। उसने वह चीजें भी खरीद लीं। कुछ दूर चलने के बाद अकबर ने अपने हाथ की चीजें बीरबल को थमा दीं। बीरबल उन्हें थामे चलने लगा। थोड़ी ही देर में शहजादे के भी हाथ दुखने लगे। उसने भी अपनी चीजें बीरबल को थमा दीं। बीरबल दोनों के सामान अपने कंधों पर लादे चलने लगा और भला वह करता भी क्या। उसकी हालत देखकर अकबर ने उसे छेड़ा, बीरबल, अब तो तुम पर एक गधे का बोझ है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, एक नहीं 2 गधों का। अकबर उसकी बात सुनकर झेंप गए। दिल्ली में ठगी अकबर के जमाने में भी मशहूर थी। एक बार 2 ठगों ने एक सर्राफ को ठगने के लिए अपना जाल बिछाया। दोनों कुछ बहुमूल्य जवाहरात लेकर सर्राफ के पास गए। दोनों ने अपना लिबास अमीर उमरा की तरह पहन रखा था। उनके उठने, बैठने, बोलने में एक खास नफासत थी। उन्हें देखकर लगता था कि वे निश्चय ही किसी कुलीन घराने से आते हैं। सर्राफ उनके हाव भाव से प्रभावित हुआ और अपनी दुकान में उन्हें इज्जत से बैठाया और उनके आने का कारण पूछा। एक ठग ने जवाहरातों की पोटली खोलते हुए सर्राफ से कहा, अचानक हमें बड़ी रकम की जरूरत आ गई है। घर में इतनी नकदी है नहीं। किसी से हम कर्ज मांगे, यह हमें गवारा नहीं। इसलिए हम ये जवाहरात बेचना चाहते हैं। सर्राफ ने जवाहरात देखे। सभी बहुमूल्य जवाहरात थे। लाखों का माल था। इतनी नकदी सर्राफ के पास भी नहीं थी कि उन जवाहरातों को खरीद सके। लेकिन दोनों ठगों के नफासत भरे अंदाज से प्रभावित सर्राफ उनकी मदद करना चाहता था। इसलिए सर्राफ ने ठगों से कहा, बंधु, मेरे पास इन बेशकीमती नगीनों को खरीदने लायक धन नहीं है। फिर भी आप चाहें तो मैं आपकी मदद इन जवाहरातों को बिकवा देने में कर सकता हूं। दोनों ठगों में से एक ने कहा,
आप हमारी यही मदद कर दें तो बहुत उपकार होगा। भविष्य में हम लोग जेवर जेवरात के लिए आपके पास ही आया करेंगे। सर्राफ बहुत खुश हुआ यह सोचकर कि एक अच्छे परिवार के साथ उसका व्यापारिक संबंध आरंभ हो रहा है। उसने उन दोनों ठगों से कहा कि वे अपने जवाहरात उसके पास छोड़ जाएं। दूसरे दिन वह उन जवाहरातों को बिकवा देगा। बिकने पर जो पैसे मिलेंगे वे दोनों शाम को आकर ले जाएं। वे दोनों ठग सर्राफ के प्रस्ताव से सहमत हो गए। उन दोनों ने सर्राफ को जवाहरात सौंपते हुए कहा, यदि इस बीच हमें नकदी मिल जाए तो हम आकर ये जवाहरात आपसे वापस ले जाएंगे, नहीं तो आप इन्हें बेच दीजिएगा। हाँ, इस बात का ध्यान अवश्य रखिएगा कि जवाहरात की वापसी आप हम दोनों के एक साथ आने पर ही कीजिएगा, किसी एक के आने पर नहीं। सर्राफ ने उनकी बात पर हामी भर दी और वे दोनों अपने जवाहरात सर्राफ को सौंपकर वहां से चले गए। थोड़ी ही देर के बाद उन दोनों में से एक आदमी सर्राफ के पास आया। उसने सर्राफ से कहा, बंधु, हम लोगों को आवश्यकतानुसार नकदी मिल गई है, आप हमें जवाहरात वापस कर दें। सर्राफ ने कहा, अच्छा हुआ जो नकदी का बंदोबस्त हो गया। ऐसे जवाहरात कोई बार बार तो खरीदना नहीं होता। आपके दूसरे साथी आ जाए तब आप अपने जवाहरात ले जाइएगा। उस आदमी ने सहज मुस्कान के साथ सर्राफ से कहा, मेरे दूसरे साथी भी आए हुए हैं, दुकान के बाहर खड़े होकर नकदी गिन रहे हैं। मैं जवाहरात लेने आ गया हूं। समय ठीक नहीं है। हमारे पास नकदी भी बहुत है और बेशकीमती जवाहरात भी हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि रात गहराने से पहले अपने घर पहुंच जाएं। आप जवाहरात वापस कर दें। सर्राफ ने दुकान के बाहर झांका तो उस आदमी के साथी को खड़ा होकर नकदी गिनने में व्यस्त पाया। तसल्ली हो जाने के बाद सर्राफ ने उस व्यक्ति को जवाहरात दे दिए। जवाहरात लेकर वह व्यक्ति दुकान से बाहर चला गया। दूसरे दिन सर्राफ ने अपनी दुकान खोली। अन्य दिनों की तरह ही भगवान को धूप आदि दिखलाकर वह अपनी गद्दी पर बैठा ही था कि दूसरा आदमी जो उसकी दुकान के बाहर खड़ा होकर नकदी गिन रहा था, सर्राफ के पास आया। सर्राफ ने खुश होकर उसकी आवभगत की तथा अपने पास बैठाया। अभिवादन के बाद उस आदमी ने सर्राफ से कहा, सेठ जी, अब हमें जवाहरात नहीं बेचने हैं, आप जवाहरात वापस कर दें। इतना सुनते ही सर्राफ ठगासा रह गया। उसने उस आदमी से कहा, लेकिन भाई जी, जवाहरात तो आपके साथी कल शाम ढले ही ले गए। मैंने उनसे कहा भी था कि आपके दूसरे साथी आ जाएं तो जवाहरात ले जाना, मगर उसने बताया कि दूसरे साथी भी साथ ही हैं। उस समय आप दुकान के 12 नकदी गिन रहे थे। मैं दुकान से बाहर कब क्या कर रहा था, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उस आदमी ने तेवर बदलते हुए कहा, अब आपकी खैरियत इसी में है कि आप मेरे जवाहरात वापस कर दें, अन्यथा मैं बादशाह के दरबार में आपकी शिकायत करूंगा। सर्राफ बेचारा अजीब उलझन का शिकार हो गया। जवाहरात तो उसने इस आदमी के साथी को दे दिए थे। जवाहरात होते तभी तो वह वापस करता। बात उलझती गई। अंत में बात बादशाह अकबर के दरबार में पहुंची। सर्राफ और उस आदमी दोनों की ही बातें सुनकर अकबर ने यह मामला बीरबल को सुलझाने के लिए सौंप दिया। बीरबल ने सर्राफ से पूरी घटना अपने कक्ष में सुनी। फिर उसने जवाहरातों का दावा करने वाले को बुलाकर उसकी बातें सुनी। बीरबल को समझते देर नहीं लगी कि यह आदमी मक्कारी पर उतारू है और सर्राफ को ठगना चाहता है। बीरबल ने मन ही मन तय कर लिया कि इस मक्कार को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना जरूरी है। उसने उस आदमी से पूछा, सर्राफ से यही गलती हुई न कि इसने जवाहरात बिना तुम्हारी मौजूदगी के तुम्हारे साथी को दे दिए थे? जी हाँ हुजूर,
मैंने इससे कहा था कि जब दोनों साथी आए तब ही जवाहरात वापस करना, उस आदमी ने कहा। बीरबल ने सिपाहियों को कुछ संकेत किया और उस आदमी से कहा, तो फिर तुम अकेले जवाहरातों की वापसी के लिए सर्राफ के पास क्यों गए? तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ है? उस आदमी को शायद इस प्रश्न की आशा नहीं थी। वह बीरबल के प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। बीरबल के संकेत पर सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जब सिपाही उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर कारागार की ओर ले जाने लगे तब बीरबल ने कहा, जब तक तुम्हारा दूसरा साथी नहीं आ जाता है, तुम आराम करो। बीरबल के इस न्याय से सर्राफ बहुत प्रसन्न हुआ और हर्षित मन से अपनी दुकान की ओर चला गया। बीरबल अपनी सूझबूझ से अकबर का सबसे निकट सहयोगी बन गया था। छोटी से छोटी बात भी अकबर उससे ही पूछते और उस पर अमल भी करते। आम दरबारी अकबर के इस व्यवहार से चिंतित थे। एक दिन कुछ दरबारियों ने आपस में विचार विमर्श किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि अकबर से मिलकर उनसे दरखास्त की जाए कि शासन प्रशासन के मुताल्लिक छोटी मोटी राय उनसे भी ली जाए। बादशाह का किसी एक दरबारी पर इस तरह निर्भर हो जाना राज्य के लिए कतई ठीक नहीं है। अकबर ने उन्हें समझाया कि बीरबल बहुत सूझबूझ वाला है। उसकी सामयिक सूझ बहुत काम की होती है। मगर उन दरबारियों को लगा कि अकबर अब बीरबल की तरफदारी पर उतर आए हैं। उनमें से एक ने अकबर से कहा, जहांपना, किसी एक दरबारी के लिए कमजोरी पालना बादशाह के लिए उचित नहीं है। बादशाह की नजर में तो सभी दरबारी एक जैसे होने चाहिए। अकबर ने अब और तर्क वितर्क करना उचित नहीं समझा। उन्होंने दरबारियों को दूसरे दिन अपने शयनकक्ष में आने को कहा। बादशाह द्वारा शयनकक्ष में बुलाए जाने से दरबारी खुश हो गए। उन्होंने समझा कि अब बीरबल को धकियाकर उसका स्थान लेना आसान हो जाएगा। जब सारे दरबारी दूसरे दिन अकबर के शयनकक्ष के सम्मुख एकत्रित हुए तब बादशाह अकबर ने उन्हें बारी बारी से अपने शयनकक्ष में आने को कहा। एक दरबारी शयनकक्ष में गया। अकबर ने उसे एक चादर थमाई और खुद पलंग पर लेट गए। चादर अकबर के कद से 1.5 बित्ता छोटी थी। अकबर ने उस दरबारी से कहा, यदि तुम मुझे इस चादर से पूरी तरह ढक दो तो मैं तुम्हें बीरबल का स्थान दे दूंगा। उस दरबारी ने चादर अकबर के शरीर पर खोली। चादर छोटी होने की वजह से कभी उससे अकबर का सिर ढकता तो पैर नहीं और कभी पैर ढकता तो सिर नहीं। अंततः उस दरबारी ने अकबर से कहा, जहांपना, चादर आपके शरीर से छोटी है। इससे आपका शरीर ढकना संभव नहीं है। अकबर ने उस दरबारी से कहा, आपने सही फरमाया। आप इसी कक्ष में रहें। अकबर ने कक्ष में लोगों के बैठने के लिए बनाए गए स्थान की ओर इशारा करते हुए उस दरबारी से कहा। दरबारी उस जगह पर जाकर बैठ गया। अकबर ने क्रमशः सभी दरबारियों को अपने कक्ष में बुलवाया और उस चादर से अपना शरीर पूरी तरह लपेट देने को कहा। लेकिन सभी दरबारियों ने वही बात कही कि चादर छोटी है। इससे बादशाह का पूरा शरीर ढक पाना असंभव है। अकबर के शयनकक्ष में वे तमाम दरबारी बैठे थे जो वहां बीरबल का स्थान पाने की कामना से आए थे और जिन्हें लगता था कि वे भी बादशाह को शासन प्रशासन की बातों में सलाह दे सकते हैं। बेवजह अकबर उनकी अवहेलना कर केवल बीरबल से सलाह मशवरा किया करते हैं। जब उस चादर से कोई भी दरबारी अकबर का शरीर ढांप नहीं सका तब अकबर ने उनसे पूछा, तो अब आप सब यह मानते हैं न कि इस चादर से मेरा शरीर पूरी तरह ढका नहीं जा सकता? जी हाँ जहांपना, यह असंभव है, दरबारियों ने विश्वासपूर्वक कहा। फिर अकबर ने उनमें से ही एक दरबारी को बीरबल को बुलाकर लाने को कहा। थोड़ी ही देर में बीरबल उस शयनकक्ष में मौजूद था। अकबर के कक्ष में दरबारियों का जमावड़ा देखकर बीरबल समझ गया कि जरूर ये दरबारी उसके विरुद्ध कोई चाल चल चुके हैं या चलने वाले हैं,
क्योंकि बीरबल इन दरबारियों को अच्छी तरह जानता था कि ये सब उसके प्रति ईर्ष्या का भाव रखते हैं। तभी अकबर ने एक दरबारी से कहा, आप इन्हें चादर वाली समस्या बताइए। अकबर का आदेश मिलते ही उस दरबारी ने बीरबल से कहा, बादशाह के शरीर को इस चादर से इस प्रकार ढकना है कि उनके शरीर का कोई भी भाग बाहर निकला हुआ न हो। समस्या यह है कि चादर की लंबाई बादशाह के शरीर से 1.5 बित्ता छोटी है। ऐसा कहते हुए उस व्यक्ति ने बीरबल के हाथ में चादर दे दी। बीरबल ने चादर फैलाते हुए उस दरबारी से कहा, कोई बात नहीं, लंबाई ही छोटी है, चौड़ाई तो पर्याप्त है। इसमें बादशाह का पूरा शरीर अच्छी तरह ढक ही सकता है। और बीरबल ने अकबर के शरीर पर चादर फैलाई। फिर अकबर से कहा, वे अपने पांव सिकुड़ लें। पांव सिकुड़ने पर बीरबल ने उन्हें भली प्रकार चादर से लपेट दिया और अकबर से कहा, जहां पनाह ताते पांव पसारिए, जाती लंबी सौर चादर छोटी है तो पांव सीधे न करना ही आपके लिए उचित है। इतना कहकर बीरबल भी उन दरबारियों के बीच आकर बैठ गया। अकबर थोड़ी देर तक शैया पर पड़े रहे, फिर शैया से उठकर बाहर आए और दरबारियों से कहा, अब तो आप लोग समझ चुके होंगे मेरी पसंदगी नापसंदगी या जरूरत का कारण। दरबारियों ने अपना सिर झुका लिया और अकबर ने उन्हें अपने कक्ष से जाने के लिए कह दिया। हालांकि अकबर अपने समय के महान शासक थे, लेकिन उनमें भी मानवीय कमजोरियां थीं। अकबर भी कभी कभी ऐसे कदम उठाते थे जो बाद में बचकाने और हास्यास्पद प्रमाणित होते थे। एक बार की बात है, अकबर की साम्राज्य विस्तार की नीति के चलते राज्य संचालन के खर्च में अचानक बेतहाशा वृद्धि हुई। जब राज्य संचालन के खर्चों के बारे में बादशाह अकबर तक खबर पहुंची तो उन्हें खर्चों की चिंता हुई। उन्होंने खजांची से खर्चों का ब्यौरा लिया। ब्यौरे में ऐसा कुछ नहीं था जिसे व्यर्थ का खर्च या अनावश्यक खर्च कहा जा सके। इसके कारण अकबर की चिंता बहुत बढ़ गई। खर्च पर नियंत्रण के लिए उन्होंने कई कदम उठाए, जिससे राज्य की वित्त व्यवस्था से लेकर अन्य विभागों के कामकाज पर असर पड़ा। कर्मचारी परेशान हो गए, मगर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि अकबर से जाकर कहे वित्त सुधार के लिए उठाए गए कदमों से राज्य के कामकाज का संचालन प्रभावित हो रहा है। खर्च में कटौती करने से आवश्यक कार्य भी समय पर पूरे नहीं हो पाते, इसलिए उन्हें खर्च पर अंकुश लगाने के स्थान पर ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे राजस्व वसूली में वृद्धि हो। महीने 2 महीने में राज्य की बदली हुई वित्त व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति का ज्ञान बीरबल को भी हो गया। बीरबल ने मन ही मन तय कर लिया कि चाहे जो हो जाए, वह बादशाह को वित्तीय सुधार के लिए उठाए गए कदमों पर पुनर्विचार करने के लिए अवश्य कहेगा। एक शाम बादशाह अकबर अपने महल की छत पर बीरबल के साथ टहल रहे थे। बादशाह के मन में इस वक्त भी राज्य के बढ़ते खर्चों को कम करने का गुंधुन लगा हुआ था। अचानक उनके मन में विचार आया कि यदि 2 माह यानी 60 दिन का 1 महीना मुकर्रर कर दिया जाए तो राज्य कर्मचारियों पर जो खर्च होता है उसमें से आधा बच जाएगा। अपनी इस बहक में अकबर यह भी सोच गए कि 1 दिन के काम पर अभी जो व्यय होता है उसी व्यय में 2 दिन का काम हो जाया करेगा। उन्हें अपना विचार बिल्कुल दुरुस्त लगा। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्यों न हम अपने साम्राज्य के बाशिंदों के लिए एक नया कैलेंडर बनवाएं जिसमें 60 दिन का 1 माह हो। ऐसा होने से हमारी सल्तनत का बहुत भला होगा, खर्चे भी बचेंगे और कामकाज की प्रगति भी होगी। चूंकि बीरबल को इस बात की जानकारी थी कि अकबर इन दिनों राज्य के खर्चों पर अंकुश लगाने के लिए उतावले हैं, इसलिए अकबर की बात पर उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उसने सहज भाव से कहा, अवश्य जहांपना, यदि ऐसा हो सके तो 1 दिन में 2 दिनों का काम भी हो जाएगा, है ना? अकबर ने खुश होते हुए कहा, हाँ, तुम ठीक समझे। बीरबल ने पुनः उसी भाव में कहा, और जहांपनाह, तब सूर्योदय भी 24 की बजाय 48 घंटों पर हुआ करेगा और चांदनी रातें 15 दिनों की बजाय 1 माह की हुआ करेंगी।
बीरबल की व्यंग्योक्ति से अकबर को समझ में आ गया कि उनका सोचना गलत है। इसके बाद उन्होंने खर्च पर नियंत्रण के लिए उठाए गए उन कदमों को वापस ले लिया जिनसे कर्मचारियों में असंतोष पैदा हो रहा था। राजस्व वसूली तेज करने से राज्य की वित्त व्यवस्था पुनः ठीक हो गई। बीरबल सिर्फ हाजिर जवाब ही नहीं था, बल्कि उसकी बातें सूझबूझ और सच्चाई की परिचायक होती थीं। यही वह महत्वपूर्ण कारण था कि अकबर के दरबार का वह रत्न था। एक बार अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, सबसे अच्छा फूल कौन सा है? दरबारियों की भिन्न भिन्न राय आने लगी। जूही, चमेली, चंपा, कनक, बेला, रजनीगंधा, कचनार, हरसिंगार, गुलाब, कमल आदि अनेक फूलों के नाम दरबारियों ने गिनाए और इन फूलों को सर्वश्रेष्ठ मानने का कारण भी दरबारियों ने बताया। अकबर किसी के भी जवाब से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने देखा, दरबार में लगभग सभी दरबारी बोल चुके मगर बीरबल मौन साधे सबकी बातें सुनता रहा। उन्होंने बीरबल से कहा, क्या बात है बीरबल, तुम अभी तक खामोश हो? तुम भी तो अपनी राय दो कि कौन सा फूल सबसे अच्छा होता है। जहांपना, दुनिया के सारे फूल खूबसूरत हैं। सभी के अपने अपने गुण हैं। कुछ फूल मनमस्तिष्क को सुवासित करते हैं तो कुछ फूलों में औषधीय गुण हैं। जहां तक सबसे अच्छे फूल की बात है तो मेरी समझ से एक ऐसा फूल जिसमें गंध नहीं, रस नहीं, रूप भी नहीं है सबसे अच्छा होता है। वह फूल है कपास। इससे धागे बनते हैं और उन धागों से वस्त्र, जिससे सारी दुनिया का तन ढकता है। अकबर उसकी बातें सुनकर बहुत खुश हुआ और दरबार में उसके उत्तर को विवेकपूर्ण और सटीक बताया। अकबर द्वारा बीरबल के उत्तर की सराहना किए जाने से अन्य दरबारी चिढ़ गए और उनकी चिढ़ अकबर से छिपी न रह सकी। अकबर एक ऐसे बादशाह थे जो सबको साथ लेकर चलना चाहते थे। अपने दरबार में एक विद्वान दरबारी से द्वेष पालने वाले दरबारियों को देखकर उन्होंने उन्हें सबक सिखाने की ठान ली। नतीजा यह हुआ कि दूसरे दिन भी अकबर ने दरबार में एक प्रश्न किया, आप लोग बताएं कि पत्ता किसका अच्छा होता है। भृंगराज से लेकर ढाक के पत्ते तक के नाम दरबारियों ने बादशाह को बता दिए और उन पत्तों के अच्छे होने के कारण भी गिनाए। अकबर के दरबार का नजारा उस समय ऐसा हो गया मानो बहुत सारे वनस्पति शास्त्री और वैद्य वहां जमा होकर पौधों के औषधीय गुणों का बखान कर रहे हों। अकबर को दरबारियों का यह रंगढंग पसंद नहीं आया। उनमें अधिकांश एक दूसरे की बात काटकर अपनी बात मनवाने की चेष्टा कर रहे थे। बीरबल उस दिन भी चुप था, मानो उसे दरबार में चल रही बहस से कुछ लेना देना ही न हो। थोड़ी देर के बाद जब दरबारियों का बोलना कुछ कम हुआ तब अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल अब तुम बताओ कि सबसे अच्छा पत्ता तुम किसे मानते हो? बीरबल ने सधे स्वर में कहा, जहांपना, मेरी दृष्टि में सबसे अच्छा पत्ता पान का पत्ता है। पान का पत्ता विविध औषधीय गुणों से भरपूर है। यह पूजा और विभिन्न संस्कारों के समय नैवेद्य की तरह इस्तेमाल होता है। देवताओं पर चढ़ता है। संकल्प लेने वाले बीड़ा, पान उठाकर अपने संकल्प की घोषणा करते हैं। मुख शुद्धि के रूप में पान खाने का प्रचलन है। इसका सबसे अच्छा और विशिष्ट गुण यह है कि शत्रुओं को भी पान खिलाकर मित्र बनाया जा सकता है। बीरबल के तर्कसंगत उत्तर से अकबर संतुष्ट हुए और उस दिन भी दरबार में बीरबल की सराहना की। जिस समय अकबर बीरबल की बातों की सराहना कर रहे थे उस समय दरबारी आपस में खुसुर-फुसुर कर रहे थे। अकबर का उद्देश्य दरबारियों में सद्भाव पैदा करना था। उन्हें अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहना सिखाना था। इसलिए तीसरे दिन भी दरबारियों से एक सवाल पूछा, मिठाई कौन सी बेहतर होती है? दरबारी अपनी आदत के अनुसार उस दिन भी तरह तरह की मिठाइयों को अच्छा बताते हुए उनकी खूबियां गिनाने लगे मगर बीरबल ने अकबर को यह कहकर मुग्ध कर लिया, जहांपना,
बोली की मिठाई के आगे सारी मिठाइयाँ फीकी हैं। मीठी बोली से दुश्मनी भी दोस्ती में बदल सकती है। यह मीठी बोली ही माँ के मुंह से निकलकर शिशु में तरह तरह के ज्ञान का संचार करती है। बोली की मिठाई हो तो संकट की घड़ियां भी सहजता से कट जाती हैं। अकबर ने तीसरे दिन भी बीरबल के उत्तर की तारीफ की। दरबारी उस दिन भी खुसुर फुसुर करने में व्यस्त रहे। चौथे दिन अकबर ने दरबारियों से पूछा, आज आप लोग बताएं कि कौन सा राजा सर्वोत्तम है। एक स्वर में सभी दरबारियों ने कहा, जहांपना, आपसे बढ़कर कोई राजा हो ही नहीं सकता। अकबर ने उस समय देखा कि बीरबल खामोशी अख्तियार कर बैठा हुआ है और सभी दरबारी एक स्वर से अकबर को सबसे बेहतर राजा बताने के लिए तर्क पर तर्क दिए जा रहे हैं। अपने दरबारियों की बातें अकबर मुस्कुराते हुए सुनते रहे। प्रशंसा किसे अच्छी नहीं लगती, उन्हें भी अच्छी लग रही थी। पूरी चर्चा के दौरान जब बीरबल की खामोशी नहीं टूटी तब अकबर ने बीरबल से कहा, तुम भी तो कुछ कहो बीरबल, सबसे अच्छा राजा तुम्हें कौन लगता है। बादशाह द्वारा सीधे प्रश्न पूछे जाने पर बीरबल ने निःसंकोच उत्तर दिया, जहांपना, सबसे अच्छा राजा इंद्र है, जिसके राज्य में कोई देवता दुखी नहीं होता, सबकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, जिसके आदेश से वर्षा होती है और वर्षा से धरती पर फसलें लहलहाती हैं और उन फसलों से धरती पर मनुष्य का जीवन सुरक्षित रहता है। अकबर ने उस दिन भी बीरबल के उत्तर को प्रशंसा योग्य माना मगर उसके समर्थन में किसी भी दरबारी का स्वर मुखर नहीं हुआ। पांचवें दिन दरबार में आते ही अकबर ने पूछा, सबसे अच्छा दूध किसका होता है। अधिकांश दरबारियों ने गाय के दूध को सबसे अच्छा बताया। कुछ ने बकरी, भैंस, ऊंट आदि के दूध का भी नाम लिया। अंत में बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सबसे अच्छा दूध माँ का दूध है, जो जन्म के बाद से ही हमारे शरीर के पोषण और रोग निरोधी क्षमता के विकास का काम करना शुरू कर देता है। यदि माँ का दूध नहीं मिला होता तो हम में से कोई यहाँ उपस्थित होकर अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने के योग्य नहीं होता। हम आज जो कुछ भी हैं वह माँ के दूध के कारण ही हैं। बीरबल के इस उत्तर का सभी दरबारियों ने ताली बजाकर स्वागत किया। अकबर अपने आसन से उठकर बीरबल के समीप आए और उसे अपने गले से लगा लिया। दरबारियों ने फिर से तालियां बजाईं। इसके बाद अकबर ने सबसे अच्छा के संदर्भ वाला सवाल पूछना बंद कर दिया। उनका उद्देश्य दरबारियों में समरसता पैदा करना था और यह पूरा हो गया था। समय समय पर अकबर अपनी तफरीह के दौरान कुछ ऐसा भी करते थे जिससे उन्हें मजा भी आए और प्रजा के दुख सुख के बारे में उन्हें जानकारी भी मिले। जाड़े का मौसम था। माघ का पाला पड़ रहा था। एक मछेरन अकबर के दरबार में यह गुजारिश लेकर आई कि यमुना तट पर बसी मछेरों की बस्ती में बादशाह की ओर से अलाव की व्यवस्था कराई जाए, नहीं तो माघ के पाले की मार से ही मछेरे मर जाएंगे। कोई फाल्गुन का मुंह देखने के लिए जिंदा नहीं बचेगा। अपनी पीड़ा बताते हुए मछेरन ने बादशाह से कहा, झापना, मेरी बात समझने के लिए और मछेरों का दुख दर्द जानने के लिए ऐसा इंसान चाहिए जिसने कभी एक रात माघ के पाले में यमुना तट पर बिताई हो। वही जान सकता है कि बर्फ को भी झुठला देने वाली ठंडी हवाओं की मार झेलते हुए रात गुजारना कितना मुश्किल है। हर रात हम मछेरों के लिए कहर की रात होती है। मछेरन की बात बादशाह के मन में बैठ गई। उन्होंने मछेरन के साथ एक प्यादे को भेज दिया कि वह जाकर उसकी बस्ती देख आए। उस बस्ती में राज्य की ओर से हर रात अलाव जलाने का इंतजाम कराने का फरमान भी जारी कर दिया। इसके बाद बादशाह अकबर ने मन ही मन फैसला किया कि वे मछेरों की बस्ती में जाकर रहेंगे ताकि वे जान सकें कि माघ की इस ठंड में गरीब मछेरे किस तरह रहते हैं।
दूसरे दिन ही उन्होंने बीरबल को हुक्म दिया कि वह यमुना किनारे बसी मछेरों की बस्ती में 2 तंबू लगवाए और उनके साथ छुट्टियां बिताने के लिए अपनी तैयारी भी कर ले। बीरबल कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन बादशाह का हुक्म था, उसे पूरा करना ही था, सो किया। मन ही मन बीरबल महाराज के इस हुक्म पर खूब भुनभुनाया, लेकिन पूरी निष्ठा से उसने यमुना किनारे मछेरों की बस्ती में बादशाह और अपने लिए 2 तंबू गड़वाए। बादशाह की जरूरत की हर वस्तु की व्यवस्था वहां करवा दी। खुद अपने लिए भी आवश्यक इंतजाम करवा लिए। अपनी व्यवस्था से संतुष्ट हो जाने के बाद बीरबल ने बादशाह अकबर को जाकर बताया कि मछेरों की बस्ती में रहने का इंतजाम हो गया है। अकबर ने जब सुना तो उसने बीरबल से कहा, मैं मछेरों की बस्ती के लिए प्रस्थान करता हूँ। तुम भी अपने घर पर यह खबर दे दो कि एक जरूरी काम से तुम मेरे साथ 7 दिनों के लिए निकल रहे हो, और इसके बाद तुम फौरन मछेरों की बस्ती में पहुंच जाओ। वहां रहने वालों की जीवन शैली, उनके आमोद प्रमोद, तीज त्योहार, सभ्यता, संस्कृति, धार्मिक और पारंपरिक मान्यताएं, उनकी रूढ़ियां, ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनकी जानकारी रखना सत्ता का धर्म है। हम लोग मछेरों की जीवन प्रणाली के बारे में कुछ भी तो नहीं जानते। चलो इस अवसर का उपयोग करें। मनोरंजन के साथ जानकारियां भी बढ़े, इससे अच्छा सीखने का उपाय भी। क्या है? दरअसल बीरबल की मुखमुद्रा से अकबर यह भाप गए थे कि कड़ाके की सर्दी में नदी किनारे रहने के उनके प्रस्ताव से वह खुश नहीं है। इसलिए अकबर अपने इस प्रवास के महत्व को बीरबल के सामने बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे थे। सच्चाई यह थी कि बादशाह के इस प्रवास का इतना ही मतलब था कि वे जान सकें कि ठिठुरंभरी रातें नंगढंग रहने वाले मछेरे कैसे गुजारते हैं। अकबर अपने घोड़े पर सवार होकर मछेरों की बस्ती की ओर चल पड़े। बीरबल भी अपने घर सूचना देकर मछेरों की बस्ती पहुंच गया। अकबर और बीरबल के तंबू आसपास ही थे। अकबर ने बीरबल से संपन्न मछेरों जैसे लिबास की व्यवस्था करने के लिए कहा। कुर्ता हुआ बीरबल बादशाह की यह इच्छा पूरी करने के लिए बाजार गया। मछेरों के बीच प्रचलित वस्त्र अपने तथा बादशाह के लिए खरीद लिए। मन ही मन बीरबल इस बात के लिए आशंकित था कि कहीं अकबर उसे किसी और चीज की व्यवस्था के लिए न कह दें। मगर बीरबल की आशंका निर्मूल साबित हुई। जब वह मछेरों की बस्ती में पहुंचा तो यह देखकर दंग रह गया कि बादशाह बिना पगड़ी के साधारण से कपड़े में नदी के किनारे बिछी रेत पर पसरे हैं। नर्म गुनगुनी धूप का आनंद उठाने की तबीयत बीरबल की भी हुई और वह भी अपने वस्त्र उतारकर अधोवस्त्र में ही अकबर के पास जाकर बालू पर लेट गया। नदी की धारा से टकराकर आती हवा के हिलोरों में तनमन को हर्षित कर देने की कैसी ताकत होती है, यह पहली बार बादशाह और बीरबल ने महसूस किया। प्रकृति की गोद में यूं ही अपने को छोड़ देना कितना आह्लादकारी होता है, यह बात पहली बार दोनों को समझ में आ रही थी। शायद मछेरों के जीवन में उमंग का स्फुरण इन्हीं हवाओं से मिलता है, तभी तो वे अभाव में भी इतने अलमस्त दिखते हैं, मन ही मन बीरबल सोच रहा था। और बादशाह अकबर के ज़हन में कुछ दूसरी बातें ही घुमड़ रही थीं। बादशाह सोच रहे थे कि जब यमुना तट पर प्रवास हो ही रहा है तो क्यों न 2-4 दिन बिल्कुल मछेरों की तरह की जिंदगी जी ली जाए। यह ख्याल मन में आते ही अकबर ने बीरबल को आवाज दी, बीरबल। जहां पनाह। बीरबल अपने स्थान से उठकर बादशाह अकबर के पास पहुंच गया। बीरबल, क्यों न हम लोग आज से मछेरों जैसी दिनचर्या अपना लें, बहुत मजा आएगा। मैं सोचता हूं कि यमुना में मछली मारना एक अच्छा तजुर्बा देगा, है ना? तुम ऐसा करो, सामने मछेरों की बस्ती में जाकर 2-4 बंसी खरीद कर ले आओ। आज हम लोग बंसी से मछलियां पकड़ेंगे और शाम को उन्हीं मछलियों से इन मछेरों की तरह पेट भरेंगे। कुछ मछलियां आग में सेंक ली जाएंगी और कुछ मछलियां कड़ाही में तलभून कर पका ली जाएंगी।
जाओ, जाकर जल्दी से बंसियों का इंतजाम करो, अकबर ने बीरबल से कहा। बीरबल के पास अकबर का आदेश मानने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। इसलिए वह मछेरों की बस्ती में गया और वहां से 4 बंसी और मछली पकड़ने के लिए चारा खरीद कर ले आया। अकबर ने खुश होकर बीरबल को शाबाशी दी और बंसी लेकर नदी किनारे बैठ गए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम जहां चाहो वहां जाकर मछली पकड़ो। शाम को यहां आ जाना, तब देखेंगे किसने कितनी मछलियां पकड़ी हैं। मन ही मन कुढ़ता हुआ बीरबल वहां से चला गया। अकबर पर जैसे मछली पकड़ने का जुनून सवार हो गया था। शाम तक अकबर ने 8-10 मछलियां पकड़ी। उनमें कुछ बड़ी मछलियां भी थीं। बीरबल ने 20-25 मछलियां पकड़ी थीं, लेकिन उसकी बंसी में छोटी मछलियां ही फंसी। अकबर अपनी इस सफलता से बहुत खुश हुए और बीरबल से कहा, मानते हो न बीरबल कि मैं मछलियों का भी अच्छा शिकारी हूं। जहांपना, आप बादशाह हैं। आप पर खुदा की नेमत है। भला मैं आपसे कैसे मुकाबला कर सकता हूं। वैसे जहांपनाह, मेरी झोली में एक जैसी 25 मछलियां हैं। संख्या बल में ये आपकी मछलियों से अधिक हैं, मगर आपकी एक मछली इन सभी मछलियों को वैसे ही निगल जा सकती है जैसे आपकी उपस्थिति। कुछ मछेरों से परिचय होने पर अकबर ने अपने को असली मछेरा बताने और जताने के लिए जाल से बड़ी मछलियों के शिकार की बात छेड़ दी। जैसे ही यह बात चली, बीरबल के कान खड़े हो गए। बीरबल सतर्क हो गया। कहीं बादशाह जुनून में आकर इन मछेरों के साथ बड़ी मछलियों के शिकार के लिए जाने का मन न बना लें। थोड़ी ही देर में वही हुआ जिसका बीरबल को डर था। उन मछेरों ने अकबर की बातों से प्रभावित होकर साथ साथ शिकार पर जाने का कार्यक्रम बना लिया। बीरबल ने अकबर को टोका भी कि कल तो हम लोगों को यमुना तट पर ही रहना चाहिए, मगर बादशाह अपनी रौ में थे। उन्होंने बीरबल का संकेत नहीं समझा और तपाक कहा, फिर कभी रह लेंगे भाई। कल तो हमें इन नए दोस्तों के साथ मजे करने दो। बीच नदी में मछली मारना, वाह कितनी मजेदार बात है। अकबर के इस अति उल्लास ने बीरबल को चकित कर दिया और वह चुप रह गया। करता भी क्या। अकबर के सामने इससे पहले बीरबल कभी इतना विवश नहीं हुआ था। दूसरे दिन पौ फटते ही अकबर की नींद खुल गई। वे बिस्तर से निकलकर आम दिनचर्या से निवृत्त हो चुके थे। तब बीरबल अपने तंबू से निकला। बीरबल को देखते ही अकबर ने कहा, बीरबल, तुम जल्दी से तैयार होकर महल जाओ और बेगम से मेरा तैराकी का लिबास लेकर आओ। आज हमें बीच नदी में मछली पकड़ने जाना है। तुम बेशक नदी किनारे बैठकर मछलियां पकड़ो, मुझे कोई एतराज नहीं है। बीरबल ने जैसे ही अकबर का यह आदेश सुना, मन ही मन जल भुन गया। मगर बादशाह का आदेश था, इसलिए बीरबल बिना हील हुज्जत के अकबर के महल के लिए रवाना हो गया। महल पहुंचकर उसने जनाने खास में खबर भिजवाई कि बादशाह का संदेश लेकर बीरबल आया है और बेगम साहिबा से मिलने की इजाजत चाहता है। संदेश मिलते ही 2 कनीजें आईं और बीरबल को बेगम साहिबा के पास ले गईं। बीरबल जब बेगम साहिबा से अकबर की तैराकी की पोशाक लेकर वहां से चलने लगा तो बेगम ने उससे पूछा, बीरबल, यह तो बताते जाओ कि बादशाह क्या कर रहे हैं। बीरबल खींचा हुआ तो था ही, उसने तपाक कहा, और क्या करेंगे, झक मार रहे हैं। बीरबल का यह उत्तर बेगम साहिबा को बहुत बुरा लगा और उन्होंने बादशाह अकबर से बीरबल की शिकायत करने की ठान ली। 2-3 दिनों के बाद ही बादशाह आ गए। वे अपने साथ एक बड़ी सी रोहू मछली लेते आए थे। खवासों ने वह मछली बेगम साहिबा को सौंपते हुए कहा था, बादशाह ने कहा है कि यह बहुत ही खास मछली है। बेगम साहिबा अपनी देखरेख में इस मछली को बनवाए। बेगम साहिबा को बादशाह के आने की खबर से खुशी हुई।
उन्होंने अपनी निगरानी में मछली के शल्क उतरवाए, उसकी सफाई कराई और फिर उसकी बोटियां भी अपने सामने कटवाईं। मछली पका लेने के बाद बेगम बादशाह अकबर के आने की प्रतीक्षा करने लगीं। शाम ढले अकबर जनान खाने में आए और बेगम के कक्ष में गए। भोजन किया। मछली बहुत लजीज बनी थी। बादशाह ने स्वाद ले लेकर मछली खाई। भोजन कर लेने के बाद बादशाह ने बेगम की खूब तारीफ की कि उन्होंने मछली बहुत स्वादिष्ट बनाई है। बेगम इस तारीफ से बहुत खुश हुई और बादशाह से पूछ बैठीं, जहांपना, आप इतने दिन कहाँ रहे और तैराकी का अपना लिबास क्यों मंगाया? बादशाह अकबर चाहते थे कि उनसे यह सवाल किया जाए। उनकी इस चाहत के पीछे मछेरों के साथ बिताए हुए लम्हों की खुशियां थीं, जिसे वे किसी और को बताना चाहते थे। बेगम का पूछना था कि अकबर कहने लगे, बेगम, मैं मछेरों का दुख दर्द जानने के लिए यमुना तट पर बसी उनकी बस्ती में मछेरा बनकर रहने गया था। तैराकी का लिबास मैंने एहतियातन मंगवा लिया था। इस लिबास को पहनकर मझधार में उतरने पर भी डूबने का खतरा नहीं रहता। मुझे मछेरों के साथ मझधार में बड़ी मछलियों के शिकार के लिए जाना था। आज जो मछली तुमने पकाई है वह मैंने ही मारी थी। मुझे इस मछली को मारने में वैसा ही रोमांच हो रहा था जैसा रोमांच किसी शिकारी को शेर मारने से होता है। और जानती हो बेगम, इस शिकार में बीरबल को मैं अपने साथ नहीं रख पाया। वह बेचारा तो यमुना तट पर बैठकर छोटी मछलियां मारते हुए मेरा इंतजार करता रहा। बीरबल का नाम सुनते ही बेगम तैश में आ गईं और अकबर से बोली, उस नामुराद का नाम मेरे सामने न ले महाराज। आपने उसे सिर पर चढ़ा रखा है। उसे बात करने की भी तमीज नहीं है। क्या हुआ बेगम? आप इस कदर नाराज क्यों हो रही हैं? बीरबल मेरे दरबार का सबसे बुद्धिमान दरबारी है। बहुत उलझे मामले भी वह आसानी से सुलझा लेता है। मैं उसकी बुद्धिमत्ता की कदर करता हूं। आपको उसके प्रति इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अकबर ने बेगम से कहा। मगर अकबर की बातें सुनकर भी बेगम का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वे भड़ककर बोली, जहांपना, बीरबल ने ऐसी बदतमीजी की है कि मेरा बस चलता तो मैं उसकी खाल उधेड़वाकर उसके शरीर पर नमक और मिर्च की मालिश करवा देती। अरे, आप नाराज ही होती रहेंगी या बताएंगी भी कि बीरबल ने किया क्या है? संजीदा होते हुए अकबर ने पूछा। होगा क्या जहांपना? जब वह तैराकी का लिबास लेने यहाँ आया था तब मैंने पूछा था कि बादशाह क्या कर रहे हैं, तो उसने जवाब दिया, महाराज झक मार रहे हैं। बेगम ने बादशाह को बताया। बेगम के तेवर देखकर अकबर की भी त्योरियां चढ़ गईं और उन्होंने अविलंब प्यादों को भेजकर बीरबल को जनान खाने में ही बुलवा लिया। बीरबल बेगम के कक्ष में बुलाए जाने पर ही समझ गया कि जरूर झक मारने वाली बात की शिकायत बेगम ने अकबर से की है। ऐसा ख्याल आते ही बीरबल मन ही मन मुस्कुराया। बेगम के कक्ष में पहुंचकर बीरबल ने सम्मानपूर्वक दोनों का अभिवादन किया और बादशाह से पूछा, क्या हुक्म है जहांपना? अकबर ने उलाहना देते हुए कहा, तुम बड़े गुस्ताख हो गए हो बीरबल। तुम्हें मैं झक मारने वाला शख्स दिखता हूं। यही कहा था न तुमने बेगम साहिबा से? बीरबल ने बहुत सहज भाव में कहा, जहांपना, मैंने बेगम साहिबा से कुछ भी बेजा नहीं बोला था। संस्कृत में झक मछली को कहते हैं। मेरी जो घरेलू जुबान है उसमें भी मछली को झक ही कहते हैं। आप मछेरों के साथ मछली के शिकार के लिए गए थे और यहाँ बेगम साहिबा ने मुझसे पूछा कि बादशाह सलामत क्या कर रहे हैं, तो जवाब में मैंने उनसे आदतन कह दिया झक मार रहे हैं। बीरबल ने इस तरह सफाई देने के बाद बहुत मासूमियत से पूछा, मगर महाराज, इसमें मुझसे क्या गलती हो गई कि आप दोनों मुझसे नाराज हैं?
बीरबल के इस प्रश्न पर अकबर को हंसी आ गई और उन्होंने उसकी पीठ थपथपाते हुए बेगम से कहा, बीरबल की अपनी बात मनवाने की यही कला मुझे पसंद है। फिर उन्होंने बीरबल को बाइज्जत वहां से भेज दिया।